नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। जहां पे लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था वहां से शुरुआत करेंगे। तो कहां से शुरुआत होगी? आपकी लैटेराइट सॉइल से। इससे पहले मैंने आपको जो रेड एंड येलो सॉइल की लोकेशन थी, ब्लैक कॉटन सॉइल की लोकेशन थी, एलुवियल सॉइल की लोकेशन थी, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे बने, किन किन इलाकों मैंने सब बता दिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वही हमेशा की बातें, अगर लेक्चर की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आगे आने वाले चैनल पे जो भी इनिशिएटिव्स होंगे उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस कर दूंगा। उसके साथ साथ मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और वीडियोस को देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। कभी लेटराइट शब्द की बात की जाए तो लेटराइट शब्द लैटिन वर्ड लेटर से बना है, जिसको आप कभी कभी ब्रिक भी बोलते हो। ब्रिक ईंट से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो लैटिन वर्ड है लेटर, इसको आप ब्रिक बोल सकते हो, ईंट बोल सकते हो एक तरीके से। ये जो लैटेराइटिक सॉइल बनता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनता है। इंडिया में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली वो जगह है जहां पे अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन हो। अभी अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन होने के लिए भैया एक जगह पे पानी बरसना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब एक जगह पे बहुत पानी बरसेगा तो वहां पे वेट सीजन होगा, और जब ऑब्वियस सी बात है मानसून का मौसम चला जाएगा, पानी बरसना बंद हो जाएगा, तो उसको आप ड्राई सीजन बोलोगे। इससे होता क्या है, जहां पे पानी बरसता है, ज्यादा पानी बरसता है, वहां पे इंटेंस लीचिंग होती है। हम आप बोलोगे लीचिंग क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये सॉइल है। अभी सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, पोटेशियम है, ठीक है, फॉस्फोरस है, और भी बहुत सारे माइक्रो मिनरल्स हैं। अभी होगा ये कि अगर मान लीजिए पानी बरसता है सॉइल में, तो ये पानी जो है वो सॉइल में टिका तो रहेगा नहीं, धीरे धीरे सॉइल से सीप करके ही नीचे की तरफ जाएगा, ग्राउंड वाटर को जाकर रिचार्ज करेगा। अभी इस पानी जो कि नीचे की तरफ सीप कर रहा है, इसके साथ इस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी अगर नीचे की तरफ जाने लगे तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। लेटेराइटिक सॉइल में क्या होता है कि बहुत भारी क्वांटिटी में जो मिनरल्स हैं वो पानी के साथ घुल के नीचे की तरफ जाने लगते हैं। इसलिए बोला जाता है कि लेटराइट सॉइल में लीचिंग बहुत होती है, और इसीलिए लेटराइट सॉइल बहुत डीप तक पाए जाते हैं। अगर बात की जाए लेटराइट सॉइल की कुछ और प्रॉपर्टीज की, तो ये एसिडिक होते हैं, पीएच 6 से थोड़ा सा कम होता है, और ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि लेटरेटिक सॉइल में प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटेंस लीचिंग की वजह से पानी के साथ ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में काफी डेफिशिएंट होता है ये लेटरेटिक सॉइल। ज्यादातर आपको ये साउदर्न स्टेट्स में मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स के रीजन में मिलेगा, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में मिलेगा, कुछ वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेगा। अभी मैप देखना बहुत जरूरी है। आप मैप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा ज्यादातर जगहों पे जहां पे लेटराइट सॉइल मिल रहा है वहां पे पानी बहुत बरसता है। ये है लेटराइट सॉइल। और ये कलर देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, ये वाला देखिए, पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट्स की बेल्ट है, वो भी वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में जो इलाका है जहां पे पानी सीधे स्ट्राइक करता है और बरसता है। साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, तो पानी सबसे ज्यादा इस इलाके में बरसता है। यहाँ तमिलनाडु के कोस्टल इलाके में भी कुछ हद तक आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि विंटर मानसून में यहाँ पे पानी बरसता है। और कुछ जगहों पे आपको ये लेटरेटिक सॉइल मिलेगा, जैसे कि यहाँ मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में इस जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे पानी बरसता है, इधर पे मिल रहा है। ये वाली जो लोकेशन है राजस्थान वाली, यहाँ पे पानी कम बरसता है, बट यहाँ पे भी लेटरेटिक सॉइल आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो लेटरेटिक सॉइल की दो तीन खास बातें मैंने आपको बताई। इसमें लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, उन इलाकों में ज्यादा डेवलप करते हैं जहां पे अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन है। तो एक सीजन में पानी बहुत ज्यादा बरसा, लीचिंग हुई, और अगला ड्राई सीजन, सॉइल एसिडिक है, बहुत डीप तक मिलता है, ज्यादा लीचिंग के चलते इनमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं कम होते हैं। अभी जिन इलाकों में लेटरेटिक सॉइल है, अगर वहां पे डेसिडुअस ट्रीज है और एवरग्रीन ट्रीज है, तो जो उसका सॉइल होगा वो ह्यूमस रिच होगा। अभी ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है दोस्तों। अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की और साइंस की पहले की वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया था ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ह्यूमस का फॉर्मेशन इन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल से होता है। जहां पे पेड़ हैं, जहां पे फॉरेस्ट होंगे, उन पेड़ों की पत्तियां नीचे गिरेंगी, उन पेड़ों की टहनियां नीचे गिरेंगी, वो टहनियां, वो पत्तियां, वो पेड़ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप को ह्यूमस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो लेटरेटिक सॉइल के इलाके जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वेजिटेशन है, डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली ह्यूमस रिच हो जाएंगे। लेकिन जो वेजिटेशन है वो स्पार्स होगी, सेमी एरिड एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। मतलब कि
एक मिनट, जहां पे डेसिडुअस सॉइल्स ये फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहां पे ह्यूमस ज्यादा होगा। लेकिन वो जगह है लेटरेटिक सॉइल की जहां पे स्पार्स वेजिटेशन है, जहां पे सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, जहां फॉरेस्ट है ही नहीं, वहां पे ऑब्वियस सी बात है ह्यूमस कम होगा। क्योंकि जब फॉरेस्ट है ही नहीं तो ऑर्गेनिक मटेरियल आएगा नहीं, पत्तियां नीचे गिरेंगी नहीं, टहनियां नीचे गिरेंगी नहीं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स नीचे गिरेंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, ये जो लेटरेटिक सॉइल है दे आर वेरी मच प्रोन टू इरेजन, डिग्रेडेशन होता है इनका बहुत तेजी से, ठीक है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इनकी कम होती है। इन सॉइल्स को फर्टाइल बनाया जा सकता है अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स के साथ, खासकर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में जो हिली इलाके हैं वहां पे लेटेरिटिक सॉइल का प्रयोग किया जाता है टी कल्टीवेशन के लिए, कॉफी कल्टीवेशन के लिए। रेड लेटरिट सॉइल आपको कहां मिलेगा? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में जो रेड लेटराइट सॉइल मिलता है उसको कैशूनट उगाने में इस्तेमाल किया जाता है। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिली इलाकों में जो लेटराइट सॉइल मिलता है उसको टी और कॉफी को उगाने में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं एरिड सॉइल की। देखिए जो एरिड सॉइल होता है उसका जो कलर होता है इट वेरीज फ्रॉम रेड टू ब्राउन। ये सैंडी होता है टेक्सचर में, सेलाइन होता है नेचर में। और आप देखोगे कुछ जगहों पे जो एरिड सॉइल है उनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में एरिड सॉइल की जब लोकेशन दिखाऊंगा ना, आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि एरिड सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड टू ब्राउन है ये कलर में, सैंडी है टेक्सचर में, यानी सैंडी कंटेंट इसमें ज्यादा है, क्ले कंटेंट कम है, यानी बहुत ज्यादा फाइन टेक्सचर नहीं है ये, सेलाइन है, नमक की क्वांटिटी ज्यादा है। कई कई जगहों पे तो नमक की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि अगर पानी एग्जिस्ट करता है और पानी को आप इवेपोरेट कर देता है तो आप कॉमन सॉल्ट बना सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, प्योरिफिकेशन की प्रोसेस के बाद। ड्राई क्लाइमेट में मिलते हैं चूंकि एरिड सॉइल, वहां पे हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन तेज है, तो इन सॉइल्स में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। मॉइस्चर की कमी ऑब्वियस है दोस्तों, चूंकि ड्राई क्लाइमेट है, टेम्परेचर तेज है, तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। ह्यूमस की कमी क्यों? चूंकि आसपास ऑर्गेनिक वेजिटेशन ज्यादा है नहीं, तो ह्यूमस फॉर्मेशन कम है। इसके जो लोअर हॉरिजन्स है वहां पे आपको कंकर मिलेगा, मतलब कि अगर ये सॉइल टेक्सचर है तो इसके सॉइल के जो लोअर वाला हिस्सा है वहां पे आपको कंकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कंटेंट धीरे धीरे अकोमुलेट होता जाता है और ये कैल्शियम कंटेंट नीचे की तरफ लीच करता है और बाद में एक जगह पे जाके एकोमुलेट होकर कंकर बना देता है। ओके, जब ये कंकर लेयर बनेगी लोअर लेवल फॉर्मेशंस में, तो उसके चलते जो इनफिल्ट्रेशन होगा वाटर का वो कम हो जाएगा। इन एरिड सॉइल्स में भी कुछ हद तक वेजिटेशन की जा सकती है, हालांकि इनके वेजिटेशन का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा कम है। सिर्फ इनकी वजह से नहीं, वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो हार्श हैं। खासकर इस तरीके की जो सॉइल्स है ना आपको वेस्टर्न राजस्थान में मिलेंगे। एक बार मैं आपको ये सॉइल्स दिखा दूंगा ना तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए एरिड सॉइल्स हैं और ये मिल कहाँ रहे हैं? द वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान। यहाँ ना ज्यादा पानी है, डेजर्ट के इलाके में मिलते हैं ये, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो काफी कम है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? फॉरेस्ट सॉइल की। फॉरेस्ट सॉइल आपको हिली और माउंटेनियस एरियाज में मिलेंगे, यहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल है और उसकी चक्कर में सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट हो गए। फॉरेस्ट पहाड़ों में भी कभी कभी पानी बरस जाता है, तो जहाँ पे पहाड़ों में ठीक ठाक मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, पानी बरस रहा है, वहाँ पे आप देखोगे फॉरेस्ट बन जाते हैं, और जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेंगे ही पहाड़ों में। ये जो सॉइल का टेक्सचर है काफी वेरी करता है। माउंटेन का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पे कितना पानी बरसता है, कितना ज्यादा डेजर्ट है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है इस फॉरेस्ट सॉइल का टेक्सचर। तो ये लोमी है या सिल्टी है? तो अभी सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लोमी का मतलब क्या होता है। लोमी सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है दोस्तों जिसमें क्ले और सैंड की मात्रा हो और क्ले और सैंड के साथ आपको ह्यूमस भी मिल जाए। तो क्ले है, सैंड है, क्ले है तो ऑब्वियस सी बात है जो सॉइल है थोड़ा फर्टाइल हो जाएगा, साथ साथ ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मटेरियल है तो थोड़ा और फर्टाइल हो जाएगा। तो आप देखोगे कि फॉरेस्ट में जो वैली साइड्स है, ओके, वहां पे आपको लोमी और सिल्टी सॉइल मिल जाएगा और कोर्स ग्रेन्ड आपको जो सॉइल है फॉरेस्ट में वो मिलेगा अपर स्लोप्स पे। अब आप बोलोगे कोर्स ग्रेन का मतलब क्या हो गया? कोर्स मतलब हार्श इन टेक्सचर, बहुत ज्यादा हार्श, बड़ा, पॉइंटेड। अब आपको समझाता हूं। ये देखिए माउंटेन्स है, ऐसे बहुत से माउंटेन्स होते हैं। अभी दो माउंटेन्स के बीच में एक वैली बनती है दोस्तों। इस वैली में
वेजिटेशन हो सकती है, इस वैली में ह्यूमन हैबिटेशन हो सकती है, इस वैली में आपको वाटर रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अभी इस वैली में जो सॉइल मिलता है वो लोनी मिलता है, यानी उसमें क्लेई कंटेंट होता है, सैंडी कंटेंट होता है, ठीक है, ज्यादा फर्टाइल होता है। और कोर्स ग्रेन आपको सॉइल मिलेगा इन माउंटेन्स के अपर स्लोप्स पे कोर्स सॉइल मिलेगा। वो सॉइल धीरे धीरे ओरिजोन के साथ जैसे जैसे नीचा होता जाएगा वैसे वैसे वो अपने आप को थोड़ा और फाइन ग्रेन करता जाएगा। लेकिन इन द अपर रीजन्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, हिली फॉरेस्ट, ये जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन होगा। तो अपर स्लोप्स में वो कोर्स ग्रेन होगा, वैली में आते आते वो थोड़ा सा लोमी हो जाएगा, सिल्टी हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। इन सॉइल्स का भी तगड़ा डेनुडेशन होता है, एसिडिक होते हैं ये, हमस की कंटेंट इनमें कम होती है। जो आपका वैली साइड में सॉइल मिल रहा है फॉरेस्ट का, वहां पर तो फिर भी थोड़ा बहुत ह्यूमस होता है। जो अपर स्लोप्स इन द माउंटेन्स में जो सॉइल मिलता है वहां पे ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। फिर soils found in the lower parts of the valleys, particularly on river terraces and alluvial fans are fertile। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो माउंटेन्स के बीच में वैली बनती है, यहाँ पे एल्यूवियल फैंस बनते हैं। एल्यूवियल फैंस कुछ नहीं, मतलब कि जहां पे रिवर्स ने आके एक बड़े स्केल में फैन के शेप में सिल्ट को डिपॉजिट कर रखा है, इसी को आप एल्यूवियल फैल करते हैं। ये फर्टाइल होते हैं, यहाँ वेजिटेशन हो सकती है। चूंकि यहाँ पे पास में नदी बहती है तो पानी की भी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा वो कंपैरेटिवली फर्टाइल होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों सॉइल इरोजन की, सॉइल कंजर्वेशन की। देखिए डेनुडेशन ऑफ सॉइल कलर, यानी सॉइल कवर का हटना। ये सॉइल कवर कैसे हटेगा? देखिए सॉइल इरोजन बहुत सी वजहों से होता है। विंड इरोजन की वजह से हो सकता है, वाटर इरोजन की वजह से हो सकता है। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करती हैं, विंड या वाटर, तो वो सॉइल के ऊपर की लेयर को उड़ा ले जाती हैं, वॉश डाउन कर देती हैं। तो आप देखोगे कि सॉइल का जो इरोजन है और जो सॉइल का फॉर्मेशन है ये सब्सीक्वेंट, मतलब साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जैसे जैसे सॉइल बनता जाएगा वैसे वैसे सॉइल इरोड भी करता जाएगा, और ये नेचुरल प्रोसेस है जो हजारों लाखों साल से चल रहे हैं। सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से थोड़ा ज्यादा एग्रेवेट हो गया है। तो वैसे तो सॉइल फॉर्मेशन में और सॉइल इरोजन में एक बैलेंस था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते जो सॉइल इरोजन का रेट है वो तेज हो गया है। अभी बात हो रही कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज, तो भाई ह्यूमंस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ को तेजी से काट रहे हैं। तो पेड़ को तेजी से काटोगे तो जो पेड़ की जड़ें सॉइल पकड़ के बैठी थी वो अब नहीं पकड़ पाएंगी। ओवर ग्रेजिंग हो रही है, तो पैस्चर्स जा जाके ओवर ग्रेजिंग कर करके घास के कवर को उड़ा देते हैं चर चर के। अभी वो घास का कवर उड़ जाएगा तो नीचे के सॉइल को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन हंटिंग के चलते जिन इलाकों में पहले वेजिटेशन थी, वेजिटेशन उखाड़ फेंकी आपने, तो इरोजन बढ़ जाएगा। विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब सॉइल इरोजन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। फिर भाई रनिंग वाटर भी आपका सॉइल इरोजन करता है। क्लेई सॉइल्स में रनिंग वाटर इरोजन करता है। आपको यहाँ पे गलीज बनती नजर आएंगी, जैसे कि ये सॉइल दिख रहा है, अभी पानी बहता है तो वो इस सॉइल को बीच से काट के इस तरीके की गली बना देता है। जब इस तरीके की गली बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ये गलियां अगर मेजर स्केल पे बन गई तो आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे। जब बहुत बड़े स्केल पे गलियां बन जाती हैं तो वो बैड बन जाती है बैडलैंड टोपोग्राफी। मध्य प्रदेश में जो चंबल का इलाका है जहां पे एक समय पे डाकू रहते थे, वहां पे ये रेवाइंस और बैडलैंड टोपोग्राफी हजारों लाखों सालों में बनी है, जिसके चलते वहां के इलाकों पे थोड़े टेम्परेरी से पहाड़ बन गए। उन पहाड़ों के बीच में डाकू घूम के ऑपरेट किया करते थे, इसको बैडलैंड टोपोग्राफी बनती है। तो वहां पे गली इरोजन इतना ज्यादा हुआ है ना कि वो बैडलैंड टोपोग्राफी सी बन गई है। और उस बैडलैंड टोपोग्राफी में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, तो एग्रीकल्चर हो नहीं पाता है। फिर वाटर इरोजन का एक और टाइप है। अगर वाटर इरोजन मतलब वाटर एक बड़ी क्वांटिटी में एक इलाके के ऊपर से बहता है और उस इलाके में वेजिटेशन नहीं है, तो उस इलाके में जो सॉइल की लेयर है उसको उड़ाता हुआ जाएगा वो पानी। फिर आपको यहां पे भी नजर आ रहा है, ये देखिए, इस एज को देखिए। पहले हो सकता है कि ये एज है, यहाँ पे पानी रहा हो, यहाँ पे इस एज की साइड में दीवार रही हो सॉइल की, लेकिन कस के पानी आया होगा, उसने कहीं ना कहीं इस सॉइल को काटा होगा और काटने के बाद बहता चला हो गया होगा। अभी भी आप ये जो एजेस देख रहे हो ये पानी की वजह से इरोड हो रही है। पानी जैसे जैसे बहेगा वो इस लैंड को और कम करता जाएगा और उड़ाता जाएगा सॉइल को। तो इस तरीके के सॉइल इरोजन हमको देश भर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, गली इरोजन भी मैंने आपको समझाया। शीट इरोजन मतलब कि एक सरफेस है सॉइल की, इस सरफेस के ऊपर हैवी अमाउंट में पानी बहा
और पानी बहुत सारे सॉइल की अपर सरफेस को उड़ा के ले गया, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसी वेजिटेशन नहीं थी जो कि अपर सरफेस को पकड़ के रख सके, तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया शीट इरोजन। ठीक है। विंड भी बहुत सारी इरोजन करती है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। तो भाई अगर वेजिटेशन नहीं है जमीन पे तो विंड भी बहुत पोटेंट फैक्टर है, सॉइल को उड़ा के लेके जा सकती है। सॉइल इरोजन का एक मेजर रीजन है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो इसीलिए फार्मिंग को अच्छा करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके की फार्मिंग्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें एक है आपकी स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसको आप काउंटर प्लॉइंग भी कहते हो, और एक है आपका शेल्टर बेल्ट बनाना, एक है आपका टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन पहाड़ों में दिखती है, तो आपको इस तरीके की टेरेसेस में दिख जाएंगी पहाड़ों में। ठीक है ना। इन टेरेसेस पे लाइन से प्लॉइंग की जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पानी आएगा तो पानी को सीधे सीधे फ्लो नहीं मिलेगा। पानी पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल इलाकों में आएगा, यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, फिर नीचे जाएगा, यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, फिर नीचे जाएगा, यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो हिली इलाके में ये जो आपका स्टेप कल्टीवेशन हो रहा है, जिसको आप टेरेस कल्टीवेशन भी बोलते हो, ये काफी इफेक्टिव होता है। ये देखिए दोस्तों, इस खूबसूरत सी फोटो में आपको टेरेस कल्टीवेशन नजर आ रहा है। स्टेप्स से बना रखे हैं, हर स्टेप के ऊपर प्रॉपर कल्टीवेशन किया जाता है, पेड़ पौधों को लगाया जाता है, प्रॉपर फार्मिंग होती है। तो जब पानी बहेगा तो पानी पहले एक स्टेप पे ऑब्जर्व होगा, फिर दूसरे स्टेप पे ऑब्जर्व होगा। तो पानी के जो बहने का रेट है पहले तो वो धीमे होगा, पानी को ज्यादा से ज्यादा सॉइल ऑब्जर्व कर लेगा, और सॉइल के आगे बहने का रेट भी कम होगा, क्योंकि हर स्टेप पे वेजिटेशन करके रखी गई है। फिर आगे बात की जाए काउंटर प्लॉइंग की। ये आपको काउंटर प्लॉइंग नजर आ रहा है दोस्तों। काउंटर प्लॉइंग को मैंने पहले एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने मेरे पहले की एनसीईआरटी नहीं देखी तो देखिए जाके। यहां पे क्या होता है कि स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, और स्ट्रिप्स को पहाड़ का पूरा सर्वे कराने के बाद बनाया जाता है। तो होता क्या है कि पहाड़ के ऊपर अगर पानी बरसेगा तो पानी किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में बहेगा। अभी उन पैटर्न्स के हिसाब से स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, और उन स्ट्रिप्स पे वेजिटेशन करी जाती है, ताकि पानी का जो फ्लो है उसमें स्ट्रिप्स को कुछ इस तरीके से बनाया जा सके कि जो सॉइल का इरोजन है वो पानी ना कर पाए। इसके लिए जिस पहाड़ पे ये स्ट्रिप्स बनाई जा रही है, जिस पहाड़ पे कंटर प्लॉइंग की जा रही है, उस पहाड़ का पहले सर्वे किया जाएगा। पानी जो गिर रहा है उस पानी की फ्लो के डायरेक्शन को देखा जाएगा, और पानी की फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से स्ट्रिप्स बनाई जाएंगी। बहुत ही जबरदस्त फार्मिंग है ये, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दो चीजें हमने देखी, एक तो कंटर प्लॉइंग जिसमें कंटर लाइंस बनाई जाती हैं, एक हमने देखा आपकी स्टेप फार्मिंग जिसको आप टेरेस कल्टीवेशन भी बोल सकते हो। एक होता है दोस्तों शेल्टर बेल्ट्स। अभी शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, इस फिगर को देखिए दोस्तों। ये शेल्टर बेल्ट को डिनोट कर रहा है, आपको लाइन से एक पेड़ की वो नजर आ रही। अभी शेल्टर बेल्ट्स क्या करती हैं, देखिए दोस्तों, हमारा जो राजस्थान का डेजर्ट है, ये डेजर्ट कंटिन्यूअसली अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि भाई इरोजन तो हो ही रहा है। ठीक है ना, विंड इरोजन हो रहा है, जिसके चलते जो रेत है वो बहुत बड़े बड़े इलाकों में उड़ के जा रही है। अभी अगर इस रेत के उड़ने को प्रोसेस को ना रोका गया तो जो डेजर्ट है वो अपने आप को एक्सपेंड करता रहेगा। अभी डेजर्ट अपने आप को एक्सपेंड करता रहेगा, जो फर्टाइल इलाका है वो फर्टाइल इलाका बैड लैंड में बदलने लगेगा, वेस्ट लैंड में बदलने लगेगा। इसीलिए डिजर्ट को एक्सपेंड करने से रोकने के लिए इस तरीके की शेल्टर बेल्ट्स लगा दी जाती। ये पेड़ विंड इरोजन को रोकते हैं। जो रेत उड़ के जा रही है ना, उस रेत के उड़ के जाने के प्रोसेस को ये पेड़ रोक देते हैं। तो शेल्टर बेल्ट्स डिजर्ट के एक्सपेंशन के अगेंस्ट एक चेक की तरह काम करते हैं। फिर आप देखोगे दोस्तों, इरोजन को रोकने के लिए स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस लगाई जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लांट को इस लाइन में प्लाउ किया जा रहा है, एक प्लांट को इस लाइन में प्लाउ किया जा रहा है, तो बीच में ग्रास लगा दी जाएगी। ठीक है, यहां पे ग्रास लगा दी जाएगी, यहां पे ग्रास लगा दी जाएगी, जो कि सॉइल इरोजन को रोक देगी। ठीक है, तो सैंड ड्यून्स के स्टेबलाइजेशन के लिए हमने शेल्टर बेल्ट देख ली, सॉइल का इरोजन पहाड़ों पे ना हो उसके लिए हमने टेरेस फार्मिंग देख ली, कंटर प्लाइंग देख ली, डेजर्ट्स का एक्सपेंशन ना हो उसके लिए शेल्टर बेल्ट देखी, और नॉर्मल एग्रीकल्चर में सॉइल इरोजन ना हो तो ग्रास की स्ट्रिप्स लगा दी। तो ये सब तरीके हैं दोस्तों आपके इरोजन को रोकने के। इनको मैंने पहले भी दिखाया अपने वीडियो में, यहां फिर से दिखा दिया, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैंने दोबारा नहीं दिखाया। फिर बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट की। एक एग्जाम्पल दिया गया सुखू मजरी का, ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। बताइए झाबुआ कौन से स्टेट में? ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करने का।
ट्री डेंसिटी सुकुमजरी में 13 पर हेक्टेयर थी 1976 में, अभी के लिए वो 1992 में 1272 पर हेक्टेयर हो गई। तो आप ही देख सकते हो कि कैसे एक जगह जहां पे ट्री डेंसिटी थी नहीं, वहां पे ट्री डेंसिटी को इतनी तेजी से बढ़ाया गया, और जैसे ट्री डेंसिटी को तेजी से बढ़ाया गया, वहां की जो एनुअल हाउस होल्ड की इनकम थी वो भी बढ़ी, वहां का एनवायरमेंट भी अच्छा हुआ, एग्रीकल्चर सुधरा, एनिमल केयर सुधरा, सब कुछ सुधरा। कहीं ना कहीं पीपल के मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पीपल मैनेजमेंट अच्छा है और लोकल लेवल पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को नेचुरल तरीके से किया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट्स के रोल को अक्सर कर सराहा जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक है। क्या कहा जा रहा था? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में 2.9 मिलियन हेक्टर्स और अबाउट 1% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया आर बीइंग ग्रीन्ड अक्रॉस द स्टेट थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने वाटरशेड मैनेजमेंट की पॉलिसी चलाई है, जिसके चलते देश का 1% लैंड एरिया यानी 2.9 मिलियन हेक्टेयर्स में ग्रीनरी को सेटअप किया जा रहा है। तो यहाँ पे किताब खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी ही अगले चैप्टर लेके आऊंगा। गुड बाय।